हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग फिजिक्स के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं और जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फिजिक्स का हमारा ये लास्ट चैप्टर है जिसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था वाला कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके ये कितने इफ़ेक्ट होते हैं। तो जिसमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है जो कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, और एक केमिकल इफ़ेक्ट होता है जो कि आपको हायर क्लास में ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस फिजिक्स का, जो कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। चैप्टर के जो नाम है बालक, उसका मतलब ये है क्या कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट का इफेक्ट। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जब भी हम किसी कंडक्टर में वाला, कंडक्टर का मतलब हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इसलिए जब ऐसे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो कंडक्टर के सराउंडिंग, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जी हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाता है। और उस फील्ड में जब कोई दूसरा मैग्नेट आप लाकर रखोगे तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने का प्रोसेस में देखने को मिल सकता है। तो इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपरली अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम स्टेटमेंट हम लोगों का क्या होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ conductor, then it is produces the magnetic field surrounding it, is called the magnetic effect of electric current। यानी किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है और इस पूरे फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आइए आपको बात करते हैं इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर का नाम मैग्नेट से स्टार्ट होता है। तो मैग्नेट होता क्या है, किसे कहते हैं? मैग्नेट के दो स्पेशल प्रॉपर्टी होते हैं बालक। क्या कि मैग्नेट का काम होता है क्या, अट्रैक्ट करने का। ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जबकि रिपेल भी करता है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ज सेम टाइप के रिपल्सन होते हैं उसी तरीके के मैग्नेट में दो पोल भी होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। सेम टाइप के जब पोल मिलेंगे नॉर्थ या नॉर्थ, उन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। साउथ और साउथ मिलेंगे तो उनके बीच में भी फिर ये रिपल्सन फोर्स आपको देखने को मिलेगा। और जबकि अपोजिट पोल साउथ और नॉर्थ रहेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, तो मैग्नेट क्या काम करेगा? मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इन सभी के मेटल्स के छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन अ सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट इट कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जी हाँ, जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेट में ऐसे हैंग करा दें तो इसके जो दोनों पोल होंगे, सपोज दैट दिस इज अ मैग्नेट, इसके जो दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, इनके रुकने का जो डायरेक्शन बनेगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बनता है सस्पेंडेड फ्री होने पर, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स न लग रहा हो। तब अगर फोर्स लगेगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं बनेगा बल्कि कोई और डायरेक्शन जाकर रुकता है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी होते हैं और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर मैग्नेट को एज अ यूजुअल हम सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन and when suspended freely it come to rest along the north south direction is called the magnet। उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं बालक, जैसे कि हाँ, प्रॉपर्टी के तौर पे अगर बात करें तो मैग्नेट हैविंग द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, लाइक पोल आर द रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल आर द अट्रैक्ट टू ईच अदर्स। ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बालक बात करें तो ये देखिए आपको लिखा हुआ है, दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। मैग्नेट की खोज सबसे पहले बालक मिस्र में हुई थी। मिस्र ये पुराना नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीस। आज के टाइम पर इस कंट्री को इजिप्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अर्ली डेज ग्रीस वाज डिस्कवर्ड अ नेचुरल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर। आयरन के ओर के फॉर्म में मिला था। ओर का मतलब इम्प्योर मटेरियल जो होते हैं, तो वो मिला था आयरन की इम्प्योर मटेरियल के रूप में। तो उस आयरन ओर को ग्रीस वालों ने मैग्नेटाइट नाम दिया था। तो दिस आयरन ओर इज कॉल्ड द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसलिए नाम दिया गया था बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द मैग्नेशिया इन एशिया माइनर।
ग्रीस का जो ग्रीस कंट्री है उसका जो अपर पार्ट है वहां पर एक प्लेस का नाम है मैग्नेसिया इन एशिया माइनर। जी हाँ, ये लिखा हुआ है। इस जगह पर ये आयरन के ओर मिले थे आपके, ये जो आयरन के ओर होते हैं ये यहां पर मिला हुआ था। इसी वजह से इस आयरन ओर का दूसरा नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। इसका मैग्नेटाइट क्या था? ये एक तरह से बालक आयरन के ऑक्साइड ही थे जिनका केमिकल फार्मूला Fe2O3 या Fe3O4 के फॉर्म में मिलता है। फेरस और फेरिक दो होते हैं, इस फॉर्म में ये आपको देखने को मिलता है। ये आयरन के ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, मैग्नेटाइट की स्पेशल प्रॉपर्टी थी व्हेन इट इज सस्पेंडेड इट कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के बालक रुकता था। इस मैग्नेटाइट के बहुत सारे नेचुरल नाम पड़े थे, जैसे कि मैग्नेटाइट इज आल्सो नोन एज द ब्लैक स्टोन, इट इज आल्सो नोन एज द लोड स्टोन, इट इज आल्सो नोन एज द लीडिंग स्टोन एंड इट इज आल्सो नोन एज द किसिंग स्टोन। जी हाँ, ये चार तरह के इसके नेचुरल नाम होते हैं आपके ये मैग्नेटाइट्स के। अब इसी नेचुरल मैग्नेट को जब हम रब करके नेचुरल के साथ ही एक रेगुलर शेप दे दिया गया, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट से वो इरेगुलर शेप में मिले हुए थे, इस वजह से आयरन ओर यानी कि किसी आयरन के रॉड को भी हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? रब करके। किसके साथ? नेचुरल मैग्नेट के साथ। जी हाँ, तो एन आयरन रॉड कैन बी मेड अ मैग्नेट बाय रबिंग इट विथ द नेचुरल मैग्नेट्स। दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल या मैन मेड कह सकते हैं। तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात करें आर्टिफिशियल में, तो ये देखिए जैसे कि एक बार मैग्नेट होता है और एक यू शेप मैग्नेट होते हैं। तो जो बार मैग्नेट होता है वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और यू शेप मैग्नेट इस तरीके से होता है। तो यू शेप मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो ये होते हैं। अच्छा, मैग्नेट जो होते हैं बालक, वो मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे इंटर कर जाती हैं, और इसी तरीके से यहाँ से भी ये निकलेंगी और साउथ पोल पे इंटर कर जाती हैं। मैग्नेट के बाहर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनका शेप कर्व होता है, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोजीशन, नॉर्थ डायरेक्शन, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ये जो सर्कुलर देख रहे हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेटर बालक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कह सकते हैं क्या कि द स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस या रीजन जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट रखें तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। जी हाँ, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम था बालक निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला के नाम पर ही इनकी एसआई यूनिट बन गई थी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के कुछ और भी यूनिट होते हैं, इसके अलावा भी न्यूटन पर एम्पियर मीटर के भी नाम से जाना जाता है, या वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है। इस तरीके से ये तीन यूनिट होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड के। यह एसआई यूनिट होती है टेस्ला, दो अदर यूनिट होते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इनकी जो सीजीएस सिस्टम यूनिट होती है वो ओरेस्टेड होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट ओरेस्टेड लिखी जाती है। बालक ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था, इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवर किया था मैग्नेटिक कंपास निडल रख करके। किस तरीके से? एक कंडक्टर इन्होंने एक वायर ले लिया और इसके नीचे एक कंपास निडल रख दिए। मैग्नेटिक कंपास निडल एक तरह से क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पाएगा तो इसके निडल नॉर्थ और साउथ पोल से हट जाते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है कि निडल विदाउट अगर सस्पेंडेड फ्री है हॉरिजॉन्टली तो ये मूव करने के लिए फ्री रहेगा और हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुकता है। और जब हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया तो उन्होंने क्या देखा कि यहां से इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल थे ये यहां से हट गए। इस नॉर्थ और साउथ पोल से ये क्या हुआ कि हट करके किसी दूसरे डायरेक्शन में इसके निडल चले गए, यानी कि जब इसमें करंट फ्लो हुआ
तो इसके नीडल के डायरेक्शन चेंज हो जा रहे थे। करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ बना हुआ था। तो ये कंपास नीडल ये बताता है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। तो इसी पूरे एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर किया था 1820 में। जी हाँ, 1820 में उन्होंने ऐसा ये क्रिश्चियन ओरस्टेड ने दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट अंदर था। अच्छा, ये यहाँ पर आपको हम बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह के शेप के कंडक्टर्स लिए गए हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराया गया तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द कंडक्टर। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप हो जाता है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, तो इसके कई तरह के फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दूसरा फैक्टर इसका होता है डिस्टेंस आर से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे रहोगे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड उतना ही कम रहेगा, और जितना ज्यादा आप पास जाओगे बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा तेज रहती है। तो आर पर डिपेंड करता है। इस तरीके से B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I हो जाता है, और B यहां पर दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R हो जाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा, और ये डिस्टेंस R के साथ बनेगा। दोनों को वन लाइन अगर हम लोग कर दें तो आपको मिलेगा B प्रोपोर्शनल टू द I अपॉन R के फॉर्म में। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R के फॉर्म में। हालांकि ये फार्मूला आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बुक में मिलेगा, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कहा जाता है। जी हाँ, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 2 इंटू 10 के पावर -7 होती है, और यूनिट लिखी जाती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर के फॉर्म में। टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एक मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब इस तरीके से अगर हम कंडक्टर का शेप चेंज कर दें, लाइक एज अ सर्कुलर कर देते हैं, तब क्या होता है, चलिए तो देखते हैं इसमें भी। यानी कि सर्कुलर क्वाइल जैसा अगर बना दिया जाए, जी हाँ, यानी कि कंडक्टर सर्कुलर लूप या क्वाइल, यानी कि लूप को ही बालक हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइल कहते हैं। जी हाँ, लूप को ही हम लोग क्वाइल कहा जाता है। यानी कि इस स्ट्रेट कंडक्टर को हमने क्या किया कि बेंड करके इस तरीके से ये सर्कुलर लूप में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तब क्या होता है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो when the electric current flowing in the circular loop then it is produces the magnetic field surrounding it, और इससे यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सर्कुलर लूप में बालक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा यहाँ पर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ जो R है ये रेडियस है, यानी कि अगर वायर की रेडियस कम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, रेडियस ज्यादा रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। और तीसरा आपका होता है नंबर ऑफ टर्न, यानी कि N। ये जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो अमाउंट ऑफ करंट, रेडियस R और नंबर ऑफ टर्न, इन तीनों के बेस पर अगर हम एक फार्मूला निकालें तो फार्मूला आपको क्या मिलेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 पाई इंटू NI अपॉन R के फॉर्म में मिलेगा। ये हटेगा तो आपको कांस्टेंट मिलेगा यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू NI अपॉन R के फॉर्म में। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और B इक्वल टू बालक आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू NI अपॉन R के फॉर्म में। ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। जी हाँ, ये एक फार्मूले के फॉर्म में निकल जाता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैक्सवेल ने एक अपना रूल दिया था जिसे हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, लाइक दिस पोजीशन। मैक्सवेल ने कहा कि आप अपने राइट हैंड में कुछ इस तरीके से किसी कंडक्टर को होल्ड करिए, देन द थंब इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्ल फिंगर इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये रूल लागू होता है, यानी कि मैक्सवेल का ये रूल था, तो इसे हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इस तरीके से। यानी कि ये अंगूठा यानी कि जो थंब है वो करंट को बताएगा, और ये कर्ल फिंगर जो है मुड़ी हुई अंगुलियां ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इस तरीके से रखते हैं यानी कि अंगूठे का डायरेक्शन ऊपर, तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन
देन द मैग्नेटिक फील्ड इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर उल्टा कर दें कि तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का डाउनवर्ड हो जाएगा, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डाउनवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज चलता है। अगर इस तरीके से ऐसे कर दे, मान लीजिए सपोज द नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये आउट ऑफ पेज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउट ऑफ पेज। कब? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर ऐसे कर दें तो करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द पेज हो जाता है। ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है। सर्कुलर लूप के लिए क्लॉक फेस रूल दिया जाता है। जी हाँ, सर्कुलर क्वाइल या लूप में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए क्लॉक फेस रूल दिया गया है। और क्लॉक फेस रूल आपका किस तरीके से होता है? ये कुछ इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आपका इस तरीके से हो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसा है आपका? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा तो लूप का जो फ्रंट फेस होगा वो साउथ पोल निकल के आएगा, और इसका बैक फेस हो जाएगा नॉर्थ पोल। अगर मान लीजिए इस तरीके से अब यहाँ पर अगर करंट कुछ इस तरीके से हो जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनता है वो कैसा बनता है? नॉर्थ पोल। यानी कि फेस का जो फ्रंट फेस होगा, लूप का फ्रंट फेस वो नॉर्थ पोल होगा, इसके पीछे वाला फेस साउथ पोल हो जाता है। तो क्लॉक फेस रूल किसी भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए दिया जाता है। अब जो है अगर कंडक्टर का शेप अब कुछ कैसा बना दिया, तो थोड़ा सा और चेंज किया जाए, लाइक एज ए सोलेनॉइड। जी हाँ, तो तीसरा टर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। जी हाँ, वर्ड आपको लिखा गया है क्या? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है कि जब हम बहुत सारे सर्कुलर लूप को इस तरीके से ऐसे कंबाइंड करके उसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप अगर दे देते हैं, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं क्या? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल। बहुत सारे कॉइल से मिलकर के ये बना होता है। इसको बैटरी के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, और ये भी एक तरह से बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सिमिलर होता है। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ एंटर करती हैं और इनसाइड द साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं इस तरीके से। तो करंट ये प्लस से जाएगा ऐसे की तरफ, तो ये डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, और इस तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये एक टेक्निक हो गया, एक सिस्टम हो गया सोलेनॉइड का डायग्राम के रूप में। तो ये सोलेनॉइड हो गया। और सोलेनॉइड के फैक्टर क्या होते हैं इसके? किस पर डिपेंड करता है? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर, यानी सोलेनॉइड में जितने ज़्यादा टर्न रहेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर बनेगा। अच्छा, सोलेनॉइड का यूज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का प्रोडक्शन कराना। कैसे? कि जब हम किसी आयरन रॉड को इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाता है। जो आयरन रॉड होते हैं वो कोर मटेरियल के बने होते हैं, इम्प्योर मेटल्स के, इसलिए क्योंकि कोर मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और बड़ी ही आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा व्हेन स्टॉप द करंट के स्टॉप करने पर। तो व्हेन द कोर मटेरियल ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड of current carrying solenoid, then the soft iron is becomes so the magnet and such a magnet is called the electromagnet। ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा। करंट का जाना बंद हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी खत्म हो जाती है। तो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ डिफरेंस यही होते हैं। परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं जैसे बार मैग्नेट, वो फिक्स होते हैं, उनकी पोलरिटी भी फिक्स होती है नॉर्थ और साउथ, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे एक को तो पोलरिटी बदल जाती है। परमानेंट मैग्नेट काफी वीक मैग्नेट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। इसके बाद इसमें आप अगर आओगे और मैटर आप देखेंगे बालक, तो आपको फोर्स मिलेगा, यानी कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हमारी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर रख देते हैं, ये कंडक्टर हो गया, मान लो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसके ऊपर बालक एक फोर्स एक्ट करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, और जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? F इक्वल टू IBL होता है। इसके बीच में यहाँ पर एक एंगल थीटा भी बनता है, इसलिए यहाँ जुड़ जाएगा क्या? साइन थीटा। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा।
तो ये है क्या कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, F इक्वल टू IBL साइन थीटा के फॉर्म में यहां पर लिया जाता है। जी हाँ, तो ये हो गया फोर्स की बात। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आपको और मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या होता है तो आपको पता ही है कि किसी भी हर तरह के डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं लगभग ऑलमोस्ट उसमें मोटर यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर ही एक डिवाइस होता है। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो मोटर आपका मोशन में आता है और सारे प्रोसेस कराना शुरू करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फिंगर है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे हम कहते हैं ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग टू अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, the middle finger indicate the direction of magnetic field, then the thumb is indicate the direction of force। ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। इसी तरीके से जनरेटर में जब बात आ जाती है तो जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। राइट हैंड में क्या होता है, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द इंड्यूस करंट, ये जो होता है इंड्यूस करंट को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा मिडिल फिंगर, एंड थंब ये मोशन के डायरेक्शन को बताता है, यानी कि फोर्स के ये डायरेक्शन को इंडिकेट आपको ये करता है आपका। तो ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल हो जाते हैं। इतने सारी चीज़ें ये यहाँ पर होती हैं। तो बालक ये आपका था फिजिक्स का चौथा चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो मच।